विनोद जी, ये जो हम लोगों ने देखा कि लगातार ये बात निकल के आ रही और अभी फिर उन्होंने पुणे में ये बात कही, आपको क्या लगता है ये क्यों बार बार ये बात कह रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं नीरज जी? विनोद जी सर, विनोद नहीं, विजय त्रिवेदी जी से पूछ रहे हैं या विनोद अग्निहोत्री से पूछ रहे हैं? नहीं, विनोद अग्निहोत्री जी से। क्योंकि मैंने कहा ना, आप बहुत दिन बाद आपसे शुरू करते हैं आज। नहीं, क्योंकि संघ के विशेषज्ञ और निपुण तो हमारे विजय जी हैं, किताब लिख चुके हैं, अवधेश जी हैं। तो मैं तो संघ को दूर से बाहर से ही देखता समझता हूँ, समझ है उसको लेकर के उतने ही मैं बोल सकता हूँ। देखिए, ये तो पहली बार नहीं हुआ नीरज जी। संघ और सत्ता के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो पहले भी इस तरह की इशारों में बात होती है, इशारे कई बार सीधे बातचीत भी होने लगी थी। अटल जी के जमाने में भी जब सुदर्शन जी सरसंघ चालक थे तो पहले इशारों में बात होती रही और उसके बाद तो एक वक्त ऐसा है कि सुदर्शन जी बिल्कुल खुल करके सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे। रज्जू भैया तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद क्योंकि क्या होता है कि जब सत्ता के दो केंद्र हो जाते हैं, एक सरकार का, एक संगठन का, और संगठन से मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस मात्र संस्था है, मात्र संगठन है, और वही के स्वयंसेवक भाजपा में और तमाम सारे अनुषंगिक संगठनों में जाते हैं। तो संगठन की जो सत्ता है वो उसका केंद्र बिंदु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और संघ प्रमुख उसके प्रमुख हैं, उसके शीर्ष हैं, और सरकार, भारत सरकार है, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो उसके शीर्ष पे है। तो अटल जी के समय में ये स्थिति उत्पन्न हुई थी और आज भी उत्पन्न हो रही, दिखाई पड़ रही है। मतलब अब आपने खुद जिक्र किया, आपकी जो शुरुआती संबोधन हो रहा था उसमें जो है बताया गया कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद मोहन भागवत जी ने कैसे नसीहत दी थी कि भाई मणिपुर पर की भी चिंता करनी चाहिए और बहुत अहंकार में नहीं रहना चाहिए, और इस तरह की उन्होंने बातें की। और बीच बीच में वो पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। मोहन भागवत जी के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैंने और भी पहले के भी सरसंघ चालकों को देखा समझा है। मोहन भागवत जी कई बार जो समय और वक्त की नब्ज है उसको बहुत बेहतर तरीके से पहचान लेते हैं, चाहे वो मुसलमानों को लेकर के उनके प्रयास हो या उनके बयान हो, या हिंदुओं के और मुसलमानों के पुरखों को लेकर के बात हो, कुल मिलाकर के, या सरकार पर का मामला हो, तो वो समय और जनता की नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं। इसीलिए वो अपने हिसाब से, या आरक्षण का मुद्दा हो, अब आरक्षण पर 2015 में उन्होंने जो बयान दिया था कि समीक्षा होनी चाहिए, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि 2000 साल से जिन जातियों को, जिन समाजों को, जिन वर्गों के साथ अन्याय हुआ है उसके लिए 200 साल तक भी आरक्षण रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, दोनों बयानों में विरोधाभास है, लेकिन मुझे लगता है वो नब्ज को, जनता की नब्ज को पहचान करके वो अपना स्टैंड जो है स्पष्ट करते हैं, अपना रुख साफ करते हैं। 2024 के जब चुनाव नतीजे आए तो उनको इस बात का एहसास तो था संघ को कि इस बार मामला जो है 2000, भले मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी में सब जगह 400 पार का नारा हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने मेरे मित्र हैं, उनके पदाधिकारी, मोहन जी से तो मेरा कोई सीधा है नहीं परिचय, मैं तो उनके बयान वगैरह देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, और उनको थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन और जो पदाधिकारी हैं उनसे, जिनसे मेरी बात होती थी, सबको इस बात पे संदेह था कि 400 पार का नारा जो है फलीभूत हो पाएगा, और सब ये मान के चल रहे थे आमतौर पर कि अगर 272 भाजपा के अकेले आए हैं तो इसी को सफलता माना जाना चाहिए, वो भी मुश्किल है। तो जब नतीजे आए तो बात सही साबित हुई और मोहन जी ने उसी हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दी। कर्नाटक चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर में जो लेख था वो उसकी चर्चा हम सब कर चुके हैं। खुद होसबोले जी ने जैसे कहा था कि भाई खाली मोदी और मंदिर, इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, उन्होंने बेरोजगारी की बात भी की थी और बहुत सारी बातें की। तो मुझे लगता है कि संघ, क्योंकि उसका अपना एक फीडबैक है, अपना सिस्टम है, उसके संगठन है, उसके तमाम सारे वर्ग हैं जो लोगों के बीच में काम करते हैं सीधे। शायद भारतीय जनता पार्टी को के लोग उस तरह से जनता के बीच काम नहीं करते जैसे संघ के लोग करते हैं, या किसी भी राजनीतिक दल के लोग आप उस तरह काम नहीं करते। एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग किया करते थे, कांग्रेस के लोग भी करते थे एक समय में, जनसंघ के जमाने में जनसंघ के लोग करते थे, लेकिन संघ के लोग अभी भी जनता के बीच में जुड़ करके अपने एजेंडे, अपने विचार, अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं और उनको एक सही फीडबैक मिलता है। मैं एक बात करके अपनी बात को विराम दूंगा कि
चुनाव के दौरान जब चुनाव के नतीजे नहीं आए थे, कई चरणों में मतदान हो रहा था, तो संघ के एक पदाधिकारी से उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने कहा, विनोद जी, ये संविधान वाला मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि हमारे बौद्धिक में आमतौर पर स्वयंसेवक कोई प्रश्न नहीं करते, जो बात कही जाती है उसको सुनते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पिछड़े और दलित समाज के स्वयंसेवक है, वो खड़े होकर पूछ रहे हैं कि संविधान बदलने की बात क्यों आई और कैसे आई, क्या ऐसा कुछ होना है क्या? बोले इस तरह की शंका कर रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये बात उन्होंने तब कही थी 2014 जब शायद तीसरे चरण के मतदान के बाद। तो मैं कह रहा था कि संघ के लोग इस बात को समझ रहे थे और उसी बात को मोहन जी ने रेखांकित किया है। अभी जो बात उन्होंने कही है ताजा संदर्भ में, निश्चित रूप से जयराम रमेश राजनेता है, उन्होंने अपने तरीके से उसको जोड़ा है, लेकिन हम लोग भी जब विश्लेषण करेंगे लगेगा कहीं ना कहीं कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बात तो है। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस या विपक्ष का तो काम ही है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो उसका मतलब निकालेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दरार बन गई है, खाई है। अब अवधेश जी की बात चलते हैं। अवधेश जी, ये कई बार समन्वय बैठक हो चुकी है, केरल में भी हुई, फिर अभी इधर उत्तर भारत में भी हुई, सब कुछ लग रहा था ठीक हो गया, हमने इस पर चर्चा भी की थी, अभी फिर एक बयान। क्या दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि मनभेद हो गया है? हर समय आप टारगेट करते रहते हैं, और वो भी उस समय में जब 15-20 दिन बाद चुनाव है। अब ये तो हम पत्रकारों की अपनी समस्या है, पत्रकारिता की भी समस्या है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी के बयान के कांग्रेस के नेता अर्थ लगाते हैं और उस अर्थ पर जो है हमारे मित्र नीरज जी डिबेट करते हैं और हम सबको बोलना पड़ता है। क्या डॉक्टर मोहन भागवत के का जो भाषण है वहाँ दिनकर केन शताब्दी समारोह में पुणे में, दिनकर केन एक मणिपुरी थे और बहुत आधुनिक युग के बड़े समाज सुधारक हुए, शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम थे और मणिपुर से लोगों को लाकर वहाँ शिक्षा देना, हॉस्टल बनाना, तो उनका शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में उन्होंने भाषण दिया है और उसमें उन्होंने कई बातें कही है कि उन्होंने कभी स्वयं को नहीं माना। उनको बारे में लोग बता रहे थे दिनकर केन तो भगवान के अवतार हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि लोग बताने दीजिए, हम तय न करें। कुछ लोगों को लगता है कि बिजली जब जल रही है तो हम बिजली बन के दिखे, लेकिन बिजली जब गिर जाती है तो सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, इसलिए हम बिजली बने जरूर, स्वयं को बिजली बन के दिखाएं नहीं। तो देखिए, इसके 3 पहलू हैं। पॉलिटिकल दृष्टि से अगर आप इस पर विचार करते हैं तो ये केवल बीजेपी के लिए होगा, नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा और राहुल गांधी जी के लिए नहीं होगा, अखिलेश यादव जी के लिए नहीं होगा। ये तो फिर तो वैसा ही हो गया जैसे पिछली बयान की भी आपने चर्चा की, जो 10 जून को उन्होंने तृतीय वर्ष पहले कहा जाता कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन भाषण में वहाँ 2 स्वामी जी थे जिन्होंने भाषण दिया था, उसको कोट करते हुए कहा था कि सेवक कौन है, सच्चा सेवक कौन है, जिसके अंदर अहंग नहीं आए, जो सेवा से लिप्त नहीं हो। और वो बताया कि इन्होंने कहा है। फिर कबीर दास जी को जो कोट किया था वो बोला था। अब वो है कि मोदी जी के लिए हो गया, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मैसेज हो सकता है पहले वाले बयान में। हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैसेज था नहीं था वो अलग बात है, लेकिन स्वयंसेवकों के लिए था, क्योंकि उन्होंने उसमें चुनाव परिणाम की चर्चा की थी कि अब सरकार बन गई है, ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का एक है, लेकिन अब उसके अलावे काम करना है। अब उस चुनाव में जिस ढंग से सोशल मीडिया का यूज करके झूठ फैलाए गए, जिस ढंग से अनैतिक बातें की गई, ऐसे देश कैसे चलेगा? जो बड़े लोग हैं जिनको कि देश चलाना है, उनके अंदर नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। और विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष जो है, वो दुश्मन नहीं है, चाहे कोई भी विरोधी हो। तो वो सबके लिए अगर उस दृष्टि से था तो वो सबके लिए होता है, लेकिन उसको सीधे लिख लिया कि जिस पार्टी से हमारे रिश्ते हैं उसको तो हम सब कुछ कह देंगे और दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा होता है क्या? डॉक्टर मोहन भागवत इतने बड़े संगठन के सरसंघ चालक है, दुनिया भर में उसके इतने काम है, और स्वयं संघ जो है स्वयं को पूरे काम में अपने को डायरेक्ट पॉलिटिक्स से हमेशा अलग रखने की 1925 से कोशिश की है। राजनीति में भूमिका उतनी ही होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई समस्या आती है, बात आती है, हमसे बात करने आते हैं
तो सुझाव देंगे, कार्यकर्ता मांगते हैं तो कार्यकर्ता देंगे, चुनाव के समय सहयोग चाहिए तो चुनाव करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिक्स में नहीं भिड़ना है, हमको लंबा काम करना है। अब आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि आरएसएस ऐसी संस्था है कि कुछ भी बोल दीजिए, वो खंडन करने तो उनको आना नहीं है, क्योंकि इसमें वो पढ़ते नहीं है। ये बयान समूचे देश के लिए है, उसमें पॉलिटिक्स भी आता है कि हम सब लोग अपना काम करें और फिर लोगों को निर्णय करने दें कि हम क्या हैं। अब इसमें मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी भी अगर आ जाते हैं, अवधेश कुमार भी आ जाते हैं, उसमें विजय त्रिवेदी जी भी आएंगे, उसमें नीरज वाजपेयी भी आएंगे, उसमें राहुल गांधी भी आएंगे। वो सब के लिए इस समय संघ और बीजेपी का कम्युनिकेशन ठीक ठाक है। ये मैं आपके शो में ही पूरे स्पष्टता से कह चुका था कि 3 वर्ष से कम्युनिकेशन में कमी रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में संघ ने किसी एक भी उम्मीदवार के लिए भाजपा से बात नहीं की। यद्यपि संघ की जो भूमिका है मतदाता जागरण की, बैठ के करने की, वो सब काम उन्होंने किया, लेकिन वो इस प्रकार से, लेकिन अब कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, बैठ के ले रहे हैं, बातचीत हो रही है, बीजेपी भी पास आई है, लेकिन संघ का काम बीजेपी को चलाना नहीं है। संघ जो है देखिए जन संगठन नहीं है। संघ जो जन संगठन हो, मास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि बीजेपी का काम संघ कर देगी। बीजेपी का काम बीजेपी को करना है। और सरसंघ चालक को कोई बात करनी होगी तो मैं फिर इस पर जोर देता हूं, इतना कम्युनिकेशन है कि वो डायरेक्ट फोन कर लेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को बताना होता है तो कई बार भाषण में वो बातें कही जाती हैं, लेकिन उसका उतना निगेटिव एस्पेक्ट नहीं होता है। कांग्रेस ने तो कह दिया, जयराम रमेश के लिए तो ये भाषा हो ही नहीं सकती है। और तो ये तो एक विषय कांग्रेस जो है संघ के बयान का अर्थ लगा के बता रही है कि ये सरकार इसको कमजोर हो रही है। तो इसे तो कांग्रेस अपना लगाती रहे, और कांग्रेस के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं वो कि आप स्वयं को मत मान लीजिए। राहुल जी और अखिलेश जी या विपक्ष का